मिज़र टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। आज सुबह से ही 70 जगहों पर लोग इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तबरेज़ आलम को इंसाफ दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में भी यूनाइटेड हेल्थ अगेंस्ट के कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और लोगों की मांग थी कि तबरेज़ आलम के साथ जो कुछ हुआ है उनको लोगों के सामने लाया जाए और जो कुछ हुआ है उनके हथियारों को फांसी दी जाए। यहाँ पर तस्वीरों के ज़रिए से दिखाई जा रही है कि यहाँ हिंदुस्तान में कितने लोगों के साथ हेट क्राइम हुए हैं, मॉब लिंचिंग के वाक़यात पेश हुए। तस्वीरों की ज़बानी दिखाई जा रही है। आप देखिए कि उन लोगों की कहानी को किस तरह से दिखाया जा रहा है। इन तस्वीरों को देख करके भी अगर आपके दिल में कुछ महसूस नहीं होता, अगर आपके दिल में थोड़ा सा झिझक भी महसूस नहीं होता, तो यकीन मानिए आपकी इंसानियत की मौत हो चुकी है। क्योंकि इस तरह के वाक़यात सिर्फ जय श्री राम के नाम पर और गाय के नाम पर लोगों का हत्या कर देना, लोगों को मार देना, ये कहाँ की इंसानियत है। इकट्ठा हुए और जंतर मंतर में इकट्ठा होकर के लोगों को ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हथियारे हैं उन हथियारों को फांसी की सज़ा ज़रूर होगी। और ख़ास करके इन हथियारों के पीछे जिनकी भी हाथ है, जिनकी भी मदद की जाए, जो लोग मदद करते हैं, जो लोग सहायता करते हैं, इनको जिसकी वजह से शक्ति ताकत मिलती है, उनको भी ये जवाब देने की ज़रूरत है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो माइनॉरिटीज़ हैं उन माइनॉरिटीज़ को ऐसा क्यों लगता है कि हिंदुस्तान में अब उनके हुकूक पूरी तरह से छीना जा रहा है, उनको यहाँ पर जो है आज़ादी के साथ जीने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला गया और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, लोगों ने नारे लगाए, लोगों ने पूरी तरह से आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की है। यहाँ पर कैंडल मार्च जला करके जिन लोगों की मौत हुई है उनको श्रद्धांजलि देने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। का विकास 2019 के बाद कुछ इस पर असर हुआ है? असर कहाँ हुआ है, उल्टा ही हो रहा है। सबका साथ सबका विकास का नारा है, मगर सबको तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं और अपना ही विकास कर रहे हैं और अपने ही वो कर रहे हैं। तो कुछ फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं कुछ। मैम एक बात है, तो 2014 में जो मॉब लिंचिंग के वाक़यात हो रहे थे, अब 2019 के जो मॉब लिंचिंग के वाक़यात हो रहे हैं, इसमें कुछ फ़र्क नज़र आता है? अब उनमें जाति हो गई है। अब सरेआम खुले आम लोगों को मारा जा रहा है और उन्हें खुलेआम ब्लैकमेल किया जा रहा है। देखिए, जय श्री राम बोलने में कोई हर्ज नहीं है, मैं बोलती हूँ जय श्री राम जय हनुमान, मगर जिस तरह से लोगों में नफरत फैलाई जा रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है और उनको टारगेट करके उनको मारा जा रहा है, ये जुल्म किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। हम लोग इसके खिलाफ हैं, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और हम इसके खिलाफ लड़ने के लिए आज एक साथ यहाँ इकट्ठे हुए। आज हमारे मुसलमान भाइयों से ज़्यादा हमारे हिंदू भाई हमारे साथ हैं, क्योंकि ये जुल्म मुसलमानों पर नहीं, ये जुल्म दलितों पर और सभी लोगों पर हो रहा है। आज माइनॉरिटीज़ को अटैक किया जा रहा है, कल हिंदू लोगों को भी अटैक किया जाएगा। ये आपको डर लगता है? बात बताइए, आप इस प्रोटेस्ट में आई हैं, आपको लगता है इसमें इसे प्रोटेस्ट करने से कुछ फ़ायदा होता है? प्रोटेस्ट करने से फ़ायदा इस बात का होता है कि हम सरकार पर दबाव बनाते हैं कि उस बात की अकाउंटेबिलिटी ले, उसका जिम्मा ले अपने सर पर। सरकार पे और अपोजिशन पे भी दबाव पड़ता है कि पार्लियामेंट में बात उठे। जब पार्लियामेंट में बात उठते हैं तो जो मीडिया बिकी होती है उनको भी बात को करना पड़ता है सबके सामने, और जो बिकी हुई मीडिया को ही देखते हैं उनको ये कानों में जाती है कि ऐसी चीज़ें हो रही है। क्योंकि जो प्रिविलेज क्लास है, जो सिर्फ टीवी देखती है या 2-3 चैनल्स देखती है, रिपब्लिक, जी न्यूज़, इन सब को ज़बरदस्ती दिखाना पड़ जाता है उन चैनलों को, क्योंकि ये पार्लियामेंट में बात हो गई है। और अगर ये बात पहलू खान की उठ जाती तो शायद उधर में ही थोड़ा सा डर लगने लग जाता। अब हमने फोर्स तो कर दिया कि नरेंद्र मोदी बोल पाए थोड़ा सा इस पे, पर वो बहुत तेज़ है। उन्होंने नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट पर उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन तबरेज़ आलम और जिस तरह का और भी मॉब लिंचिंग हुई, इस पर उन्होंने ट्वीट नहीं किया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि क्रिकेट में शायद उनको वर्ल्ड कप जीतना और फोटो खिंचानी है, बिकॉज वो नार्सिसिस्ट होते हैं। जैसे हिटलर को था, अपना फोटो खिंचाने की ज़रूरत थी, लेगेसी बनाने की ज़रूरत थी, तो उनको क्रिकेट ज़्यादा ज़रूरी लगता है। गरीब मरे या मुसलमान मरे, उनको थोड़ा ना फ़र्क पड़ता है। एक बात बताइए, जनता के लिए पीएम नरेंद्र मोदी 2019 के बाद कुछ फ़ायदा उन्होंने किया है? कुछ ऐसे जो कुछ हो सकता है उनकी तरफ से उन्होंने किया है? जनता के लिए उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं किया। उन्होंने बस जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं हमारे देश के, उनके लिए वो लगे हुए हैं हर तरीके से फ़ायदा देने के लिए। 2014 के बाद से इस तरह की बातें होने लगी पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ, फिर भी 2019 में इतनी ज़्यादा सीटों से वो जीत गए, क्यों आखिर? ये इनके खिलाफ है, सारे लोग खिलाफ। ये इनके ईवीएम का खेल है। अगर ये ईवीएम नहीं होती तो ये 300 प्लस तो दूर, ये 30, 40, 50 सीटों पर ही सीमित होते। मतलब ईवीएम की
गड़बड़ी है। ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से और इनके पास इतने बड़े बड़े उद्योगपति होने की वजह से ये आज हमारे देश पे राज कर रहे हैं, वरना हिंदुत्व की राज हमारे देश में नहीं आती है, भगवदानियों की राज नहीं आती। आज ये जमहूरियत की राज होती, ये मोदी जी की राज जमहूरियत है ना, जमहूरियत है, तभी ये तो जमहूरियत है। आज हमारे देश में जो एक सर्कुलर पूरे देश में लोग निकले हुए हैं, ये जमहूरियत का ही देन है कि आज पूरी देश के अंदर लोग तबरेज अंसारी को लेकर रोड पे आए हुए हैं ताकि भगवदानियों को रोका जा सके। थैंक यू। देखिए यहाँ पर ब्रोशर लेकर के यहाँ पर खड़े हैं, ब्रोशर में लिखा है माय नेम इज़ राहुल कपूर, आई एम अ हिंदू और हिंदुइज्म इज़ अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस। उन्होंने लिखा है यहाँ पर, जैसे कि एक लड़की ने हमें बताया कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमान और दलित ही नहीं आए हैं बल्कि बड़ी तादाद में हिंदू भाई भी यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। उनमें से एक राहुल कपूर जी हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। एक बात बताइए, जो इस तरह के वाक़यात जय श्री राम के नाम पर जो वायलेंस फैलाया जा रहा है, ये मॉब लिंचिंग के वाक़यात हो रहे हैं, इसके पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बहुत गलत है और इसलिए आज मैं जंतर मंतर पे आया हूँ तबरेज़ के लिए इंसाफ मांगने के लिए, उन तमाम लोगों के लिए इंसाफ मांगने के लिए जिनकी पिछले 4 या 5 साल में मॉब लिंचिंग में हत्या करी गई है, और मॉब लिंचिंग पे एक सख्त कानून के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। दूसरा, मैंने एक और बात लिखी है यहाँ पे कि मैं अपने देश को मॉब लिंचिंग से बचाना चाहता हूँ, लिंचिस्तान बनने से बचाना चाहता हूँ। अब क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ तो मुझे बोलना पड़ेगा। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि लोग ये कहते हैं कि हिंदू है तो हो सकता है कि जय श्री राम को या फिर मुसलमान को देखकर उनके अंदर कुड़न होती है या जलन होती है, क्या आपको लगता है कि ऐसी बात है? देखिए राजनीतिक पार्टियां नफरत की राजनीति फैला के, सांप्रदायिकता फैला के, कम्युनल वायलेंस फैला के फ़ायदा उठाती हैं, क्योंकि अगले 1.5 साल में 5 और असेंबली इलेक्शंस हैं, लोग बटेंगे। वरना आप बताइए, एक क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल जो कि मार रहा है, मैं उसको भीड़ नहीं मानता, मैं उसको भीड़ नहीं मानता। जो भीड़ में होता है वो ये नहीं कहता जय श्री राम का नारा लगा नहीं तो मारूंगा, जय हनुमान का नारा लगा नहीं तो मारूंगा। वो मार रहा है, उसको पता है कि देश में संविधान है, इंडियन पिनल कोड है, CRPC है, फिर भी वो उसकी वीडियो बना के खुद डाल रहा है। क्यों? 2 वजह। पहली वजह कि कहीं ना कहीं उसको लगता है मुझे कोई बचाएगा। तो कौन बचाएगा? विपक्ष तो बचा नहीं सकता, जो सत्ताधारी है, जिसके पास ताकत है वही बचाएगा। दूसरी बात कि इससे सांप्रदायिकता का माहौल कैसे फैलाया जाए। और क्योंकि मैं एक हिंदू तो मेरे लिए कहना ज़रूरी है कि देखिए, राम का नारा ये नहीं सिखाता कि हम दूसरों पे अत्याचार करें, राम जी का नारा हमें ये नहीं सिखाता कि हम दूसरों की हत्याएं करें। मैं आपको बताता हूँ राम जी का नारा हमें क्या सिखाता है। जय श्री राम मैं मांगता हूँ तबरेज़ के लिए इंसाफ, जय श्री राम मैं मांगता हूँ उन सारे लोगों के इंसाफ जिनकी मॉब लिंचिंग हुई है। ये हमें सिखाता है। जिस रामायण में राम जी के बारे में पढ़ाया जाता है, उस रामायण में भी 3 बार उन्होंने शांति दूत भेजा था रावण के पास। तो जो राम जी हमको शांति का मैसेज देते हैं, जो रामायण हमको, मतलब ये ऐसा होता है कि इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस गलत इस्तेमाल के पीछे किन का हाथ होता है? क्या हुकूमत जो है पूरी तरह से उनका साथ देती है? देखिए, हिंदू रेडिकलाइज्ड हिंदू लोग और हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ होता है, और कहीं ना कहीं जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है उनके लिंक्स हैं हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे फिर वो RSS हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो। इसलिए जिस तरीके से मैं पूछना चाहूँगा, आज की हम तो यहाँ पे मॉब लिंचिंग के लिए एक कानून मांगने आए हैं, शांतिप्रिय तरीके से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों नहीं सत्ताधारी पार्टी का कोई इंसान यहाँ पे हो सकता था? क्यों नहीं हो सकता था? क्यों नहीं है? यही मेरा सवाल है। आप सिर्फ अपने ऑफिस में बैठकर ये नहीं बोल सकते कि राम का नारा, तो जैसे मुख्तार अब्बास नकवी ने बोला कि देखिए राम का नारा तो लोगों को गले लगाकर बोला जाता है, ना कि लोगों को मारने के लिए। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, पर कहीं ना कहीं उन्हें भी ये समझना होगा कि इतनी हिम्मत इन लोगों के पास कहाँ से आ रही है कि वो राम का नारा लगा के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और जिसको पकड़ा गया, पप्पू मंडल को, जिस इंसान को पकड़ा गया, उसकी भी फेसबुक प्रोफाइल से पता चलता है कि वो एक BJP का वर्कर है। तो इससे हमारे मन में शंकाएं उठती हैं कि क्या सत्ताधारी पार्टी, कहीं ना कहीं लोग सत्ताधारी पार्टी का जो मैसेज है, जो उनके बूथ वर्कर्स, वो गलत तरीके से उनकी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों के अत्याचार कर रहे हैं। बताइए, इस तरह के प्रोटेस्ट करने से आपको लगता है कि सत्ताधारी के कानों में जूं तक रेंगती है? नहीं, बिल्कुल देखिए रेंगेगी, और जब तक हम लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे और हम सिर्फ घरों में चुपचाप बैठे रहेंगे, तो आज ये किसी तबरेज़ के साथ हुआ है, कल किसी जमील के साथ होगा, फिर किसी अफजल के साथ होगा, या और किसी दलित के साथ होगा, जैसे रोहित बरमूला के साथ भी पहले हो चुका है। ये सिर्फ एक टारगेटेड ऑडियंस को ही बनाया जा रहा है, मुसलमान और दलित। ये सिर्फ 2 वर्ग हैं जिनको आपके यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों तक ये चीज़ें होती हैं, कुछ लोग जागरूक होते हैं, उसके बाद पूरा है कितना बड़ा हिंदुस्तान है, सारे लोगों तक क्या आपको लगता है? नहीं, देखिए बिल्कुल पहुँचेगा। आप लोग हैं, मीडिया है, सोशल मीडिया है। अगर सोशल मीडिया से नेगेटिव मैसेज जा सकता है, तो सोशल मीडिया से एक पॉजिटिव मैसेज भी जा सकता है, और हम लोग बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग अपने काम छोड़कर, अपने ऑफिसेज बंद करके हम यहाँ आए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तबरेज़ के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो।
देश में जो मॉब लिंचिंग के नाम पर अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, इसके खिलाफ एकजुट होकर के दलितों को और मुस्लिमों को एक मुश्त होकर के आवाज़ उठानी चाहिए। दलित और मुस्लिम एक साथ होनी चाहिए। मैं डीसी कपिल दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हम जगह जगह जाकर के लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब तक समय के तकाजे के अनुसार ये दोनों वर्ग एक साथ नहीं आएंगे तब तक ये ऐसे ही पिटते रहेंगे और पिटते रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जो आप इस तरह के प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, कई जगह से आप कर रहे हैं, कुछ फ़ायदा नज़र आता है इसका? देखिए, कल भी हम लोगों का एक प्रोटेस्ट था और ऑन द स्पॉट हम लोगों को माने जिस मौजू पर हम गए थे सरकार को मानना पड़ा। असल में प्रोटेस्ट के भी कई तौर तरीक़े हैं। हम लोग अभी जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत ही अपने आप को अमन पसंद जबरन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत मशहूर कहावत है, जैसे को तैसा। तो इस मुल्क में जब सरकारें गूंगी बहरी अंधी हो गई हैं, उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ सुन नहीं रही, कुछ देख नहीं रही है, तो उनके आँख कान नाक सबको अगर खोलना है तो जाहिर सी बात है हमें फिर उस तरह का प्रोटेस्ट करना होगा जिसमें यह लगे कि जैसे को तैसा है। अच्छा, एक बात बताइए, अमन पसंद जो लोग हैं, अमन कह रहे हैं कि अमन पसंद लोग अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है 2019 के सिलेक्शन में कुछ फ़ायदा हुआ? जितने लोग थे सब अलग हो गए, दलित और मुस्लिम अलग हो गए, कुछ फ़ायदा हुआ इसका? ऐसा है, दलित और मुस्लिम अलग नहीं हुए, दलित और मुस्लिम जैसे हमेशा साथ रहे हैं और अभी भी साथ ही है। मतलब एक साथ होकर के किसी एक पार्टी को उन्होंने वोट दिया और फिर भी जीत गई, कोई और पार्टी जीत गई। इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा आपने सवाल किया है कि एक पार्टी क्यों जीत गई है। दलित और मुस्लिम एकत्रित थे और दलितों का वोट ना होते हुए भी पार्टी जीती है, इसके बारे में तो एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है देश में। अच्छा। और उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, कोई जो पोजीशन ईवीएम की और ये परेशानियाँ हुई हैं, एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है इसके। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।